गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। ये वीडियो डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए है जिनको बीएड सेकेंड सेमेस्टर में असाइनमेंट वर्क मिला हुआ है, जिसका कोड है EDU BEd 106 स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। इस वीडियो के माध्यम से आप चाहें तो गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम डेट कभी भी आ सकते हैं और आपका वाइवा का भी कॉल कभी भी आ सकता है। तो अच्छा होगा कि आप अपना असाइनमेंट वर्क जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लें, और ये वीडियो आपके असाइनमेंट वर्क कंप्लीट करने में थोड़ी बहुत हेल्प कर सकती है। ये हमारा फर्स्ट पेज है, जिसको आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग डेकोरेट कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल तरीके से भी अपने सब्जेक्ट का नेम बोल्ड लेटर्स में लिख सकते हैं। आपको 2 क्वेश्चंस मिले होंगे, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हम पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, और उसके बाद आएगा हमारा डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हम डिफरेंट थिंकर्स के द्वारा जो भी डेफिनेशन दिया गया है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, वो हम लिखेंगे। अब हम एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के डेफिनेशन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू ग्राहम बेलफोर, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज enable the right pupils to receive the right education from the right teacher at a cost within the means of the state under conditions which will enable the pupils to profit by their training। हमारा डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन अब कंप्लीट हो गया है। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, अब हम वो देख लेते हैं। हमारा पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ शेयरिंग। तो द एडवोकेट ऑफ दिस प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्लेम दैट school administration should be based on mutually shared purposes. This principle of sharing has 2 important aspects. First, sharing the largest number and variety and purposes among the persons involved in the process of administration. Second है sharing with other groups. Principle of sharing becomes the principle of administration. All administrative problems becomes a problem for all. The principle of sharing puts more brains together for better work। अब हम सेकेंड प्रिंसिपल देख लेंगे, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। The very nature of man's individuality is to differ from his fellow beings. Hence, he wants to be free. He wouldn't feel the importance of freedom in his life if he was born equal, because the need for all would almost be the same, thought not alike. But it is a fact based on scientific experiment that men are born different, hence they are born free। हमने 2 प्रिंसिपल्स देख लिए हैं, अब हम थर्ड प्रिंसिपल देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन शुड प्रोवाइड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ये प्रिंसिपल हमें यही बताता है, अदरवाइज़ ये बाकी स्टूडेंट के लिए बहुत ही अनफेयर प्रैक्टिस हो जाएगा। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अदरवाइज़ ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप डिटेल में इसको देख सकते हैं और लिख सकते हैं। अब हम फोर्थ प्रिंसिपल देख लेते हैं, जो है प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। डीवी ने एक बार कहा था, ए सोसाइटी विच मेक्स प्रोविजन फॉर पार्टिसिपेशन इन द गुड ऑफ ऑल इट्स मेंबर on equal terms and which secures flexible judgment of its institution through interaction of the different form of associated life is so far as democratic। इसमें हम देखेंगे कि हमारे स्कूल में और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में कोऑपरेशन का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम फिफ्थ प्रिंसिपल देखेंगे, जिसमें कि बात किया गया है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस का। इसमें ये बताया गया है कि प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम किसी भी प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो हमें जस्टिस को रिस्पेक्ट देना होगा। और सिक्स्थ प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। तो देखेंगे कि यहाँ पे प्लानिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए, और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। सेवेंथ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च। इस प्रिंसिपल में हमें ये बताया गया है कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में हम बहुत तरह के टेक्निक्स, प्रोसीजर और प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, और उस टेक्निक को फॉलो करने के लिए हमें एजुकेशन के फील्ड में रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। एट्थ प्रिंसिपल हमारा बताता है प्रिंसिपल ऑफ
इवैल्यूएशन। जैसे कि हम किसी भी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका इवैल्यूएशन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ताकि हम उस प्रोग्राम के डिफेक्ट्स को पता कर सकें और उसको रेक्टिफाई कर सकें। 9th प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी स्टीरियोटाइप आइडियाज़ को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हमें अपने प्रिंसिपल में फ्लेक्सिबिलिटी रहना चाहिए, ताकि हम फ्यूचर के चेंजेस को, प्रेफरेंसेस को देखकर अपने प्लान्स में, प्रोग्राम्स में मॉडिफिकेशन कर सकें, ताकि हम चेंजेस को फॉलो कर सकें और बेटर रिज़ल्ट दे सकें। हमारा 10th प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डायनामिज्म। एजुकेशन एक बहुत ही डायनेमिक प्रोसेस है। इसको हम देख रहे हैं कि ये इवॉल्व होता जा रहा है अकॉर्डिंग टू सोशल कंडीशंस। तो इसको रूल करने के लिए हमारा जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी डायनेमिक होना चाहिए, क्योंकि हमारा एजुकेशन प्रोसेस ही डायनेमिक है और हमें आने वाले कंपटीशन को बीट करने के लिए डायनेमिक प्रोसेस को अडॉप्ट करना चाहिए। 11th प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। हमारे स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर को एजुकेशनल लीडर होना चाहिए, ताकि वो वैल्यू कर सके डिग्निटी को और किसी इंडिविजुअल के वर्थ को। तो इसलिए लीडरशिप प्रिंसिपल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसेस में। और ये पेज में आप देख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप का ही ये एक पार्ट है। हमारा 12th प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। इसमें हम देखेंगे कि हर एक इंडिविजुअल का अपना एक वर्थ होता है और उसमें एक अपनी क्वालिटी होती है। तो इसमें हेडमास्टर को पता होना चाहिए कि वो अपने स्टाफ को अच्छे से जाने और उसके कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको ड्यूटीज़ असाइन करे, और यही बताता है हमारा ये प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। 13th प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेंसी। इसमें जैसे कि कुछ टीचर्स होते हैं जो अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और पॉलिसी और प्रॉब्लम्स ऑफ स्कूल में कोई भी उनका कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। तो इसमें चाहिए कि जो हेड ऑफ स्कूल हैं उनको सारे टीचर्स को अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने का एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दें। यही बताता है हमें प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेंसी। 14th प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ द इंडिविजुअल ग्रोथ। जैसा कि हम जानते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में हम किसी को भी एडमिनिस्ट्रेशन का टास्क नहीं दे सकते, उसके लिए एक कम्पिटेंट पर्सनल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हर कोई एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन सकता है। तो गुड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक कम्पिटेंट पर्सन को ही चूज़ करना चाहिए और वो उसके इंटेलिजेंस के बेसिस पे होना चाहिए, ना कि उसके बायोलॉजिकल सीनियरिटी के बेसिस पे। यही बताता है हमारा 14th प्रिंसिपल। अब हमारे सारे प्रिंसिपल्स कंप्लीट हो गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फ़्लो चार्ट बना हुआ है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है। आप चाहें तो ऐसे फ़्लो चार्ट डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं ताकि एग्ज़ामिनर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे सके। हमारा प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन है हमारा डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। सेकंड फंक्शन है इट प्रोवाइड्स एंड इंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटीरियल रिसोर्सेज। थर्ड फंक्शन है टू मेक द लर्नर एक्टिव इन द एजुकेशनल प्रोग्राम। फोर्थ फंक्शन है इट प्रोवाइड एडिक्वेट फिजिकल फैसिलिटीज़। फिफ्थ फंक्शन हम देख लेते हैं टू एडहेयर द लीगल प्रोविजन ऑफ द प्रोग्राम स्ट्रिक्टली। सिक्स्थ फंक्शन है डिसीजन मेकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस। हम ये बस हेडिंग देख रहे हैं, बाकी डिटेल आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये डिसीजन मेकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस का ही पार्ट है। सेवेंथ फंक्शन है टू कीप एंड मेंटेन कोऑपरेशन विद द सोसाइटी। एट्थ फंक्शन है टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। ये टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ करिकुलम एंड कंस्ट्रक्शन का ही ये पार्ट है। आप देख सकते हैं इस पेज पे एक फ्लो चार्ट बना है जो कि है स्कोप ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का।
तो क्या क्या स्कोप है एडमिनिस्ट्रेशन के हम देख लेते हैं। पहला है प्लानिंग, उसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग, फिर थर्ड है बजटिंग, फोर्थ है कोऑर्डिनेटिंग, फिफ्थ है कंट्रोलिंग और सिक्स्थ है इवैल्यूएटिंग। ये फ्लो चार्ट आपके प्रोजेक्ट को अट्रैक्टिव दिखने में बहुत हेल्प करेगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है डिस्कस द कॉन्सेप्ट, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखेंगे, जैसा कि इसमें मेंशन किया गया है वेबस्टर इंटरनेशनल डिक्शनरी के अकॉर्डिंग प्लानिंग क्या है। प्लानिंग एक एक्ट है और प्रोसेस ऑफ मेकिंग और कैरिंग आउट प्लान्स है। और भी डिटेल में आप इस कॉन्सेप्ट को लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। अब हम देखेंगे मीनिंग ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। तो आप किसी भी ऑथर का और किसी भी थिंकर के अकॉर्डिंग मीनिंग लिख सकते हैं। एजुकेशनल प्लानिंग क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में, जिसमें लिखा गया है नेचर ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, जिसमें हमारा फर्स्ट नेचर है फोरकास्टिंग का। एजुकेशन प्लानिंग इसीलिए की जाती है ताकि हम फोरकास्ट कर सकें कि फ्यूचर में हमारी क्या क्या नीड्स हैं। सेकेंड पॉइंट है इंटरप्रिटेशन। एजुकेशनल प्लानिंग हेल्प करता है इंटरप्रिटेशन ऑफ फ्यूचर डाटा में। और थर्ड नेचर है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एजुकेशन प्लानिंग एक मीन्स है जो जनरेट करता है रेलिवेंट प्रेजेंट एंड फ्यूचर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फोर्थ नेचर है एजुकेशनल प्लानिंग का डिसीजन मेकिंग। फिफ्थ पॉइंट आप देख सकते हैं ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशन। सिक्स्थ पॉइंट है प्रॉब्लम प्रिवेंशन। सेवेंथ पॉइंट है मैनेजमेंट चेंज। हमारा लास्ट पॉइंट है कॉम्प्लेक्सिटी रिजोल्यूशन। अब हम एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं जो कि यहाँ पे बना हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। आप चाहें तो कोई और फ्लो चार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या कैरेक्टर्स हैं एजुकेशनल प्लानिंग के। फर्स्ट है ये लॉजिकल, सेकंड सिस्टमैटिक, थर्ड है साइंटिफिक प्रोसेस, फोर्थ है प्रोग्रेसिव, फिफ्थ है मिशन ओरिएंटेड, सिक्स्थ है फ्यूचर ओरिएंटेड, सेवेंथ है करिकुलम ओरिएंटेड एंड एट्थ है रेमेडियल। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में, जिसमें पूछा गया है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं एजुकेशनल प्लानिंग के। पहला ऑब्जेक्टिव है पॉलिटिकल डायमेंशन, सेकंड ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक डायमेंशंस, थर्ड ऑब्जेक्टिव है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डायमेंशन, फोर्थ ऑब्जेक्टिव है लीगल डायमेंशंस, फिफ्थ है डेमोग्राफिक डायमेंशंस, सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव है हमारा कल्चरल डायमेंशंस, सेवेंथ है सोशोलॉजिकल डायमेंशन, एट्थ है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, नाइन्थ है वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, टेंथ ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, 11th है पॉवर्टी इरेडिकेशन, 12th है प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर हेरिटेज, 13th है डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, बट हम चाहे तो और एजुकेशनल प्लानिंग के बारे में लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है एजुकेशनल प्लानिंग इन इंडिया। उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बता सकते हैं, जो कि फर्स्ट था वुड डिस्पैच 1854, उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग लिख सकते हैं। सेकंड है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट 1939 to 40, इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। थर्ड पॉइंट है सार्जेंट रिपोर्ट, फोर्थ है प्लानिंग एडवाइजरी बोर्ड 1946, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल लिख सकते हैं। फिफ्थ है प्लानिंग कमीशन 1980, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप चाहे तो लिख सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है स्टेट डिपार्टमेंट फॉर प्लानिंग। अब देख सकते हैं कि इसमें मेंशन किया गया है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग के बारे में। आप चाहें तो ये लिख भी सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि ये सब एडिशनल पॉइंट्स हैं एजुकेशन प्लानिंग के ऊपर। पहला है चॉइस ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है टीम वर्क, थर्ड है सोशल एंड इकोनॉमिक गोल्स, फोर्थ है कोऑपरेशन, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है एंटिसिपेशन, सिक्स्थ है रेमेडियल मेजर्स,
सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक है साइंटिफिक चेंजेस। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है एजुकेशनल प्लानिंग के ऊपर, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि एजुकेशनल प्लानिंग का यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है, जैसे कि हेल्थ सेक्टर में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, पर्सोनल में, मार्केटिंग में, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन में, परचेजिंग मटीरियली एंड मैनेजमेंट, एंड फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। आप चाहें तो किसी और भी डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं, या फिर चाहें तो इसी डायग्राम को आप कॉपी कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे, ताकि आपका प्रोजेक्ट वर्क आई कैचिंग हो। और अब हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, आपका प्रोजेक्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। और अगर आपकी हेल्प हुई हो इस वीडियो के माध्यम से, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।